हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपीटीटी का प्रैक्टिस नंबर सेकेंड लेकर आई हूँ। पिछले के वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिस सेट यूपीटीटी का कराया हुआ है। 2017 का क्वेश्चन 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी के क्रम में दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत मतलब ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर पढ़ रहे हैं, कोहलर ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी पावलोव, ऑप्शन नंबर डी गेस्टाल्ट। तो किसने दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो संयुक्त कोशिका को जाइगोट या युग्मज कहा जाता है। तो इसमें गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़े, ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी 24 जोड़े और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीखने का वक्र, ऑप्शन नंबर बी सीखने का पठार, ऑप्शन नंबर सी स्मृति और ऑप्शन डी अवधान। तो सीखने की वो अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने का पठार। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब कोई चीज़ सीखी जा रही होती है तो उसमें उन्नति होती है और एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा समय जब उसके सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो, मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो ऐसे जाने की बजाय एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू चलने लगे, तो उस स्थिति को हम पठार कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अधिगम है। अधिगम है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। ऑप्शन बी परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहेंगे, सीखना है। ऑप्शन सी कह रहा है अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। या ऑप्शन डी क्या कह रहा है? उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवों एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं अधिगम। व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन को सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके शरीर में तापमान जो है वो अगर वो कर रहा है, तो अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है तापमान होने की वजह से, फीवर होने की वजह से, अगर वो थकान महसूस कर रहा है, अगर उसको सर्दी जैसी लग रही है या कुछ और अगर उसके व्यवहार में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम क्या है कि जब अनुभवों को, जो पिछले अनुभव हैं उससे अगर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन हो रहा है, या अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए प्रशिक्षण पा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं।
वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ये ऑप्शन में हमें सही जवाब देना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है परिपक्व होने पर बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है अनुकरण से बच्चे सीखते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। तो बात हो रही है दोस्तों वाइगोत्स्की की। तो वाइगोत्स्की ने पुनर्बलन की तो कोई बात ही नहीं की है, तो ये गलत जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच्योरिटी की तो बात ही नहीं की है। मैच्योरिटी की बात करते हैं कौन, पियाजे, तो ये भी इसका गलत जवाब हो जाएगा। अनुकरण की बात वाइगोत्स्की ने की ही नहीं है, तो ये भी जवाब हो जाएगा गलत। और राइट आंसर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा। वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो बल दिया है परस्पर क्रिया पर। और परस्पर क्रिया किसके, जो आपके वयस्क हैं और समवयस्क हैं, मतलब कि सेम एज ग्रुप, और जो वयस्क हैं जो अपने से बड़े ग्रुप के साथ में बच्चे इंटरेक्शन करके जो सीखते हैं उसको ही कहेंगे सीखना, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से बच्चे सीखते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है हल ने किया है, ऑप्शन बी हेगार्टी ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन डी स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बीएफ स्किनर ने। और इसको हम लोग बोलते हैं आरएस थ्योरी। क्या बोलते हैं, आरएस थ्योरी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को दिया था किसने, बीएफ स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोहलर निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोहलर निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं, क्या वो अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है व्यक्तित्व का सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अधिगम का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। या फिर ऑप्शन नंबर डी विकास का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो कोहलर ने निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत दिया है, अगर इसको देखा जाए तो कोहलर ने सिद्धांत दिया है कौन सा, अधिगम का सिद्धांत। और अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो सिद्धांत दिया है कौन सा, सूझ का सिद्धांत। कौन सा दिया है, तो सूझ का सिद्धांत दिया है किसने, कोहलर ने। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो वंशानुक्रम का नियम कौन सा है, वंशानुक्रम ऑप्शन नंबर ए समानता का नियम, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यागमन का नियम, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा का नियम और ऑप्शन नंबर डी भिन्नता का नियम। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा का नियम जो है वो वंशानुक्रम का नहीं है। बाकी वंशानुक्रम के 3 नियम हैं, ये है भिन्नता का नियम होता है और प्रत्यागमन का नियम होता है। जो नहीं है ये अभिप्रेरणा का नियम, ये वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी अनुप्रयोग और ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है विश्लेषण। तो ज्ञान पूछा जा रहा है कि न्यूनतम मतलब कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर मतलब कि लोवेस्ट लेवल जो है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का न्यूनतम स्तर अगर पूछा जाए कि न्यूनतम से, तो इसके 6 हैं। 6 कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग, नेक्स्ट है विश्लेषण, नेक्स्ट है संश्लेषण और सबसे
अंतिम है मूल्यांकन। तो सबसे लोवेस्ट स्तर जो है वो है ज्ञान और सबसे हाईएस्ट स्तर है वो क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं। तो सीखने के वक्र जो हैं वो सूचक किसके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं। ऑप्शन सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। ऑप्शन डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि सीखने के जो वक्र हैं वो उनकी प्रगति के सूचक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार को अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मैं बना सकती हूँ। एक वक्र होता है जो सरल रेखीय होता है। सरल रेखीय वक्र क्या होता है, जब जिसमें सीखने की जो गति है वो एक समान रहे, उसको क्या कहेंगे, सीखने का एक आदर्श वक्र, और ये बहुत ही रेयर केस में बनता है। नेक्स्ट बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। तो उन्नतोदर का वक्र का मतलब क्या होता है कि जब कोई सीखने में शुरुआत में सीखने की गति क्या हो, बहुत तीव्र हो, और इसके बाद में समय के साथ साथ उसकी गति क्या होती जाए, धीमी होती जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नतोदर वक्र बोलेंगे। नेक्स्ट वक्र होता है नतोदर वक्र। तो जब शुरुआत में सीखने की गति धीमी हो और बाद में सीखने की गति क्या हो जाए, तीव्र हो जाए, तो ऐसे वक्र को क्या बोलते हैं, नतोदर वक्र बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है मिश्रित वक्र, जिसमें कभी सीखने की गति धीमी और कभी तीव्र होती है, तो इसको बोलते हैं मिश्रित वक्र। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां बनती हैं सीखने के वक्र में। तो ये देखिए उन्नति प्रगति का मतलब क्या है कि जो प्रोग्रेस है वो बताता है। अब प्रोग्रेस उन्नति भी हो सकती है, अवनति भी हो सकती है। तो ये बात करते हैं सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं कौन, वक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन शेष से भिन्न है। मतलब कि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा इन चारों 3 मतलब सिमिलर होंगे और एक अलग है, तो भिन्न वाला छांटना है, अलग वाला यहाँ पर निकालना है। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। ऑप्शन बी समान अवयवों का सिद्धांत। ऑप्शन सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। और ऑप्शन डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अब ये डिफरेंट कैसे है, ये सिद्धांत जो दिया है, ये जितने भी सिद्धांत आपके दिए हुए हैं, ये सिद्धांत जो हैं वो सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। मतलब कि जब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है उसमें कुछ थ्योरी लगती हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की जो थ्योरी हैं उससे ये रिलेट कर रहे हैं 3, ए, बी और डी। जो सी है ये आपका लर्निंग की थ्योरी है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, जो कि किसने दी है, हल ने दी है। किसने दी है, हल ने। तो ये अलग है, और ये जो 3 हैं ये आपके अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, और जबकि ऑप्शन नंबर जो सी है वो अधिगम का सिद्धांत है। तो भिन्नता को छांटना था और भिन्न हो गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जो दिया है किसने, हल ने दिया है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी कोहलर। तो सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोहलर। गेस्टाल्ट में 4 नाम आते हैं, और ये पूरी एक विचारधारा है जिसमें 4 लोग आते हैं। कौन से 4 लोगों को देख लेते हैं, कौन से हैं गेस्टाल्ट में। तो गेस्टाल्ट में सिद्धांत आते हैं, तो एक वर्दीमर नाम आता है, मैक्स वर्दीमर इनको बोला जाता है। नेक्स्ट बोले जाते हैं कोहलर, जो कि नीचे लिखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोफका, और नेक्स्ट हैं कर्ट लेविन। तो ये 4 जो मनोवैज्ञानिक थे
इन लोगों ने गेस्टाल्ट विचारधारा बनाई थी और उसके जनक कौन थे? मैक्स वर्दिमर थे। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो पाठ्य प्रस्तावना जो सोपान है, जो कि पाठ्य योजना का पाठ्य योजना में सबसे पहली शुरुआत होती है किसकी? पाठ्य प्रस्तावना कौशल की। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रभाव के नियम पर आधारित है। ऑप्शन बी सादृश्यता के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी तत्परता का नियम लगता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी साहचर्य का नियम लगता है। तो पाठ्य प्रस्तावना की बात करते हैं कि पाठ्य योजना बनाने के बाद में जब क्लास में कोई शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने जाता है तो उसमें क्या बात होती है? तो सबसे पहले शिक्षक को क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो पाठ्य योजना जो है, वो पाठ्य जो प्रस्तावना सोपान है, वो सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तत्परता का नियम। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? कौन सा ऐसा कारण है जो सीखने का पठार नहीं बनाएगा? ठीक, तो नेक्स्ट पहला है ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी है ज्ञान की सीमा। ठीक है, तो जो आपका पठार बनाने का जो रीजन है, वो आपका रीजन जो हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। ठीक है, देखिए अगर प्रेरणा होगी तो पठार बनेंगे ही नहीं, और बनेंगे भी तो बहुत जल्दी। अगर मोटिवेशन सही तरीके से दिया जा रहा है तो पठार बहुत जल्दी उनका निराकरण किया जा सकता है। और अगर पठार बन रहे हैं तो उस बनने का रीज़न क्या है कि विद्यालय में जो शिक्षक हैं वो बच्चों के साथ में हेल्प नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनके क्या बन रहे हैं? पठार बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग, इसका सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है गेट्स के, ऑप्शन नंबर बी मॉर्गन और गिलीलैंड, ऑप्शन सी BF स्किनर और ऑप्शन डी क्रॉनबैक। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेट्स व अन्य। ठीक है, देखिए ये डेफिनेशन जो है बहुत फेमस डेफिनेशन है और कई एग्ज़ाम में ये पूछी जा चुकी है, UPTT या सुपर TET में, या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में या UPTT के परीक्षा में। अदर स्टेट में ये डेफिनेशन कई बार आई हुई है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा कि ये बात करता है कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। अभी पिछले के क्वेश्चंस में यही बात मैंने अब अधिगम के लिए सही कराई थी कि अधिगम है, तो भी हमने ये बात की थी क्या कि अधिगम प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये डेफिनेशन है गेट्स व अन्य की, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक नियम की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम और ऑप्शन डी है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रुतगामी विकास। द्रुत का मतलब क्या है? तीव्रतम गति से विकास होता है, तो ये शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। कौन सा? द्रुतगामी विकास का नियम, जो कि एक फिजिकल डेवलपमेंट का एक प्रमुख नियम है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17
जो कि है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी युंग, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी आलपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी युंग। युंग ने पर्सनालिटी को पहले 2 भागों में बांटा था, अंतर्मुखी, इसके बाद बहिर्मुखी, और फिर एक ऐसा कैरेक्टर आया जो इन दोनों के ही गुणों को लिए हुए था। तो एक व्यक्तित्व निकल के आया जिसको अभयमुखी व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। तो उभयमुखी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनका क्लासिफिकेशन युंग के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं ये बताना है। तो ऑप्शन ए पावलाव ने दिए हैं, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने दिए हैं, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी कोहलर ने। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दिए हैं। सीखने के नियम जो हैं वो कितने नियम दिए हैं। तो सीखने के 2 नियम बताए हैं। किसने? थॉर्नडाइक ने। कौन से? प्रमुख नियम और गौड़ नियम। तो प्रमुख नियमों के अंतर्गत 3 प्रमुख नियम दिए हैं और 5 गौड़ नियम दिए हैं। तो प्रमुख नियमों की संख्या कितनी है? 3 है और गौड़ नियमों की संख्या कितनी है? 5। तो प्रमुख नियम में कौन से आते हैं? एक तो नियम आता है तत्परता का, सेकेंड आता है प्रभाव का और नेक्स्ट आता है अभ्यास का। ये प्रमुख नियमों में आते हैं जो कि बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक की पुस्तक पूछी जाती है तो इनकी किताब का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। किताब का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये किसकी किताब है? थॉर्नडाइक की है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है वो नहीं है, तो यहाँ पर 2 बार खाली जगह है आपकी। तो भरना है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, फिर इसके बाद में है वयस्कों से भिन्न होता है, तो बजाय के। तो यहाँ पर भी बजाय के यहाँ पर भरना है। तो ये एक भरना है, मतलब 2 यहाँ पर रिक्त स्थान हैं, उन रिक्त स्थानों पर की जगह पर भरना है आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा है मात्रा प्रकार, ऑप्शन बी आकार मूर्त परकता, ऑप्शन सी प्रकार व मात्रा और ऑप्शन डी आकार व किस्म में। तो क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि जो बच्चों का चिंतन है, जो बच्चों की थिंकिंग है, वो वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है बजाय के। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों की तुलना में प्रकार जो है वो अलग होता है, जबकि मात्रा जो है वो सेम ही रहती है। तो प्रकार जो है, एक जो बच्चा है उसका चिंतन अलग है। जैसे कि देखा जाए कि अगर हम पहली स्टेज की बात करें, जो संवेदी गामक अवस्था है, उसमें बच्चे का चिंतन जो है वो संवेदनाओं के द्वारा है, मतलब कि सेंसरी ऑर्गन के थ्रू वो चिंतन कर पाता है। अगर हम पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो वहाँ पर बच्चे का चिंतन जो है वो कैसा है? अतार्किक है, मतलब कि इलॉजिकल थिंकिंग करता है। मतलब चिंतन तो है लेकिन वो इलॉजिकल थिंकिंग है, जबकि वयस्क जो है वो एक तार्किक बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम थर्ड चरण की बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक में, तो वहाँ पर बच्चा चिंतन करता है किसके लिए? मूर्त वस्तुओं के लिए। और अगर फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर अमूर्त तरीके से बच्चा चिंतन करता है। तो एक जो वयस्क है वो अमूर्त चिंतन करता है, जबकि एक बच्चा जो है वो इस तरीके से चिंतन कर सकता है। तो बात यहाँ पर सही हो जाएगा किसकी? कि बच्चों का चिंतन वयस्कों
से प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा के, तो यहाँ पर सही हो जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर सी, प्रकार और मात्रा। ठीक है, प्रकार अलग होता है, मात्रा सेम ही होती है, जितना बड़ा सोता है, जितना एक वयस्क चिंतन करता है उतना ही बच्चा चिंतन करता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो एक बच्चे में अच्छी नहीं मानी जाती है, और एक बड़े का जो चिंतन है, क्योंकि वो तार्किक चिंतन करता है, एक वयस्क व्यक्ति जो है वो उसका चिंतन एक लॉजिकल होता है, जबकि एक छोटे बच्चे का चिंतन कैसा है, इलॉजिकल होता है। तो प्रकार में डिफरेंट है, मात्रा दोनों की क्या है, सिमिलर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। तो यहाँ पर सही बात पूछी गई है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जीन पियाजे के द्वारा दी हुई हैं। जीन पियाजे ने जो विकासात्मक अवस्थाओं के 4 चरण दिए हैं उसी से रिलेट क्वेश्चन कर रहा है। तो विशेषता पूछी गई है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन सी लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, और ऑप्शन डी है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता ऑप्शन ए कह रहा है, तो ये तो गलत है, क्योंकि अमूर्त चिंतन जो होता है वो जीन पियाजे की 4th स्टेज में होता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ये भी आपका किस में है, तो ये भी बात होती है किस में, आपके ऑप्शन जो जीन पियाजे का 4था चरण है उसमें होता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार अभिकल्पनात्मक चिंतन, ये कोई भी जवाब नहीं सही होगा। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता जो है वो किस में है, तो ये बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है। कह रहे हैं कि जो विकास है उसके परिणाम स्वरूप कुछ नई विशेषताएं डेवलप हो जाती हैं और कुछ नई एबिलिटीज़ भी प्रकट होने लगती हैं, ये कथन किसने दिया है। ऑप्शन ए गैसेल, ऑप्शन बी हरलाक, ऑप्शन सी मेरेडिथ, और ऑप्शन डी डगलस और हॉलैंड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैसेल के द्वारा ये डेफिनेशन दी है कि विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन दिया है किसने, तो गैसेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किए हैं। ऑप्शन ए ड्रेवेल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वुडवर्थ और ऑप्शन डी मैकडूगल। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है और यूपीटीटी के हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो, मैकडूगल से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। मूल प्रवृत्ति से मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार जो है वो किसने दिए हैं, ये ज़रूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन आई होप सबको पता है, आई थिंक सबको मालूम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम मैकडूगल। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की कितने बताई हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। कितनी, 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। और ये मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया है, विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में सीखने के नियम पूछे गए थे, किसने वर्गीकृत किए हैं, तो ऑप्शन थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अब पूछा गया है कि प्रमुख नियम में कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए तत्परता का, ऑप्शन बी अभ्यास का, ऑप्शन सी बहु अनुक्रिया का और ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। तो प्रमुख नियम में कितने नियम हैं, तो प्रमुख नियम में 3 नियम हैं। कौन से, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। गौड़ नियम में 5 नियम हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बहु अनुक्रिया का नियम। और ये बहु अनुक्रिया का नियम है, ये कौन सा नियम है, तो ये सीखने का गौड़ नियम है।
और गौड़ नियमों की संख्या कितनी है, तो 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 कह रहा है भाषा, अभी इसका राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, ये भी गलत बात है, क्यों, बिल्कुल करेगी। नेक्स्ट है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, नहीं। और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी जो विचार है, वो विचार प्रक्रिया है, वो भाषा को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो भाषा है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, जो भाषा है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। भाषा विचार को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल करेगी। जितनी अच्छी हमारी भाषा होगी, जिस तरीके से हम बोल पाएंगे, हमारे थॉट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे, उस तरीके से भाषा विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती है, बिल्कुल करती है। अगर आप बात करेंगे किसकी, वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने कहा ही है कि भाषा के द्वारा विचारों का निर्धारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है भाषा, नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि विचार और जो चिंतन है ये वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग शुरुआती दिनों में अलग अलग होते हैं। और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हमारी भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो सुजन शास्त्र के पिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, गाल्टन। और गाल्टन का पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले अध्ययन भी किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी भी फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। और सुजन शास्त्र के पिता भी बोले जाते हैं, कौन, फ्रांसिस गाल्टन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन बी बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, और ऑप्शन डी वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते। और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है जहाँ पर बच्चे क्या हों, सक्रिय रूप से उसमें जुड़ पाएँ, बच्चों के लिए कोई गतिविधियाँ हों, बच्चे जिसमें सक्रिय रूप से जुड़ पाएँ, अपनी रुचियों के अनुसार कुछ उसमें एक्टिविटी कर पाएँ। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ठीक है, बच्चों का एक कोने में बैठना, बच्चे को कोने में बैठाने से बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो जाएगी, बच्चों के मन का भी वहाँ पर काम कराना पड़ेगा। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तो अगर आपने ऐसा कोई एनवायरनमेंट लिया है किसी शिक्षक ने जो एक तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चे अधिगम तो करेंगे लेकिन बहुत अच्छा अधिगम नहीं होगा। टीचर अपने आधार पर अगर चीज़ों को कराएगा तो वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कहलाएगा। ऐसी गतिविधियां जिसमें खेल शामिल ही नहीं है तो भी वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का सीधा मतलब है जहां पर बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी कराई जाए, बच्चों के लिए शिक्षण कराया जाए जिसमें बच्चों की रुचियां, क्षमता, अभिरुचियां इन्वॉल्व हों, ऐसे शिक्षण को हम क्या कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षण कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो गलत को छांटना है, 3 जो युग्म हैं वो बिल्कुल सही मिले हुए हैं। तो ए ऑप्शन कह रहा है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने, बिल्कुल सही है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका दिया है, थॉर्नडाइक का दिया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, SR थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, BF स्किनर ने, ये भी बिल्कुल सही है। इसको हम लोग RS थ्योरी बोलते हैं, जो कि दी है किसने, BF स्किनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत है, पावलाव ने। क्लासिकल इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि दिया है किसने,
पावलाव ने। तो ये तीनों राइट हो गए। ऑप्शन नंबर डी बचता है समग्र सिद्धांत। समग्र सिद्धांत ये राइट नहीं है, समग्र सिद्धांत दिया है कोहलर ने, तो ये गलत जोड़ा है और यही इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी मध्य किशोरावस्था। तो ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा, देखिए विद्रोह की भावना कब होती है? जब बच्चा क्या हो जाता है? किशोर हो जाता है। क्या हो जाता है? किशोर। ठीक है, तो बाल्यावस्था में तो विद्रोह कोई बच्चा करता ही नहीं है, क्योंकि विद्रोह तब करेगा जब उसे समझ हो जाएगी कि मेरे लिए सही क्या और गलत क्या। तो बच्चे तो बाल्यावस्था में तो आंशिक रूप से अभी पेरेंट पर डिपेंड ही हैं, तो इस तरीके से तो विद्रोह नहीं करेंगे। शैशवावस्था में तो बच्चे विद्रोह कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं होती है। और अगर वो विद्रोह किस लिए, वो मतलब झगड़ा कर सकते हैं तो अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन वो विद्रोह मतलब एग्रेसिव नहीं होते। और विद्रोह मतलब झगड़ा उस तरीके से नहीं करेंगे कि हम किसी के अगेंस्ट में कोई बात करने लगें या झगड़ा उस तरीके से करें। पूर्व किशोरावस्था में भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी बाल्यावस्था से ही थोड़ा ऊपर आए हैं, तो इसमें भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य किशोरावस्था। किशोरावस्था में विद्रोह की भावना सबसे ज़्यादा देखी जाती है किशोरों में। क्यों? क्योंकि विद्रोह में इस वजह से होता है क्योंकि वो स्वतंत्र हो जाते हैं और सारे काम वो अपने तरीके से करना चाहते हैं। और पेरेंट जो हैं वो थोड़ा सा उनको चिंता होती है, फिक्र होती है कि बच्चा हमारा बिगड़ ना जाए, और बच्चे चाहते हैं कि मैं सारे काम को और ख़ुद ही मैं अकेले करूं। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है? विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, जो कि किशोरावस्था में पाई जाती है। मध्य किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मध्य किशोरावस्था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशी शिक्षा मानती है हमें डैश के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही फिल करना है, ऑप्शन ए कह रहा है बच्चे ऑब्लिक व्यवस्था, ऑप्शन बी व्यवस्था ऑब्लिक बच्चे, ऑप्शन सी परिवेश ऑब्लिक परिवार, ऑप्शन डी बच्चे ऑब्लिक परिवेश। तो यहाँ पर क्या है? समावेशी शिक्षा ये मानती है कि हमें क्या बदलना है। हमें बच्चे को तो बदल नहीं सकते, और बच्चे की जो उनकी प्रवृत्तियां हैं, जो रुचियां हैं, हम उनमें बदलाव नहीं कर सकते। तो हम क्या बदल सकते हैं? तो हम बदल सकते हैं क्या? व्यवस्था को। क्या बदल सकते हैं? व्यवस्था को। तो हमें व्यवस्था को बदलना है, किसके अनुरूप? बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो हमें बदलना है क्या? व्यवस्था। हमें क्या बदलनी है? व्यवस्था। किसके अनुरूप? बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो हमें बदलनी है क्या? व्यवस्था को। अभी जैसे किसी स्कूल में अगर वो समावेशी शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर बच्चे हैं, भिन्न भिन्न तरीके के बच्चे होंगे, कुछ सामान्य बच्चे होंगे, कुछ विशिष्ट बच्चे होंगे। तो हर एक बच्चे की अपनी ज़रूरत अलग अलग होगी। और तो वहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई नीड है, तो वो विद्यालय की ड्यूटी बनती है कि वो अपने विद्यालय की व्यवस्था में बदलाव करें। बच्चे को नहीं बदला जा सकता, क्योंकि बच्चे की जो रुचियां हैं, वो जो क्षमताएं हैं, जो उनकी बुद्धि लब्धि है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चे जिस भी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हम उनके लिए एनवायरनमेंट बदलेंगे, हम व्यवस्था बदलेंगे। हम बच्चे के नेचर या बच्चे की किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था बच्चे। हमें व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुरूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो क्वेश्चन कह रहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रिएटिविटी जो है वो मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है। ऑप्शन ए कूल एवं ब्रूस का, ऑप्शन बी जो है वो ड्रेवेल का, ऑप्शन सी जो है डीन हान का, और ऑप्शन डी है क्रो एवं क्रो का। तो ये जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आई हुई डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रो एवं क्रो की। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कैसा लगा? और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं ऐसे ही यूपीटीडी के शानदार प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।